बात भरतपुर नामक गांव की है, जहां पर रामू नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी सरिता के साथ रहा करता था। रामू के घर में उसकी एक बूढ़ी माँ और 2 बच्चे थे। बेटे का नाम पिंटू और बेटी का नाम चिंकी था। रामू मछलियां पकड़कर बेचा करता था। उसके घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला करता था। गांव में एक ही तालाब था, जहां से बहुत सारे मछुआरे मछलियां पकड़ते थे। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया था और गर्मियां बढ़ने के साथ साथ तालाब में मछलियों की कमी होती जा रही थी। रामू अपने घर आया और हताश होकर अपनी पत्नी सरिता से बोला, सरिता, तुम्हें पता है आज भी मुझे बहुत कम मछलियां मिली थी तालाब में, इसीलिए कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिल पाए। जो कुछ भी पैसे मिले हैं ये आटा और थोड़ी धनिया और मिर्ची ला दी है। बस अब तुम चटनी बना लो और आटे से रोटियां बना लो, हम वही खा लेंगे। सोच रहा हूँ कि कल थोड़ा जल्दी जाऊं तालाब पर, शायद थोड़ी और मछलियां मिल जाए। रामू की बूढ़ी माँ रामू की बात सुन रही थी और वो रामू से बोली, अरे बेटा, तू इतना परेशान क्यों होता है? भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, तू बस ऐसे ही मेहनत करता रहे। अभी तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ माँ, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अरे बेटा, ऐसे मायूस नहीं होते, भगवान सबके लिए है, वो सब ठीक कर देंगे। हाँ जी, मुझे भी यही लगता है कि माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं और अच्छे बुरे दिन तो जीवन का हिस्सा है। आप ज्यादा परेशान मत होइए, मैं जल्दी से खाना बनाकर लगा देती हूँ। सभी लोगों ने बैठकर खाना खाया। फिर अगले दिन रामू थोड़ा जल्दी उठकर मछलियां पकड़ने के लिए निकल गया, इस आस में कि वो जल्दी जाएगा तो उसे मछलियां मिल जाएगी। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि और भी कई सारे मछुआरे मछली पकड़ने के लिए सुबह सुबह जल्दी वहां उपस्थित थे। तभी एक मछुआरा मंगल रामू के पास आया और उसके पास आकर बोला, रामू भाई, कितनी भी जल्दी आ जाओ, मछलियां तालाब में कमी है तो ज्यादा भला कहाँ से मिलेंगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तालाब छोड़कर हमें कोई और तालाब देखना होगा मछली पकड़ने के लिए। हाँ मंगल, वो तो ठीक है, लेकिन तुझे तो पता है कि आसपास के सभी गांव में बस एक ही तालाब है। हाँ भाई, वो भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो हमें मछलियां पकड़ना छोड़कर कोई और काम करना पड़ेगा। ऐसा कहकर मंगल अब वहां से चला गया। रामू ने भी अपना जाल पानी में डाल दिया, लेकिन उसके जाल में भी 3-4 मछलियां ही फंसी थीं। वो बहुत निराश था। मायूसी के साथ वो बाजार गया और उन्हें बेचकर जो भी उसे पैसे मिले उससे अपने घर के लिए दाल चावल खरीद कर ले आया और अपनी पत्नी को थमाते हुए बोला, आज भी बस इतना ही मिला है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। तभी रामू की बेटी चिंकी बोली, ये क्या पिताजी, आज भी हमें बस रूखी सूखी ही खानी पड़ेगी। अच्छा, खाना खाए हुए कितने दिन बीत गए हैं? उसकी माँ चिंकी को बीच में रोकती हुई बोली, चिंकी, तुम आजकल बहुत बोलने लगी हो, चलो चुपचाप से खाना खा लो, तुम्हें पढ़ाई भी तो करनी है। अपने पिताजी से बात करने की तमीज खो चुकी हो तुम। रामू समझ रहा था कि सरिता सिर्फ चिंकी को चुप करवाने के लिए ऐसा कह रही थी ताकि रामू ज्यादा परेशान ना हो। सरिता ने जल्दी से दाल चावल बनाए और सभी ने खाना खाया। उसके बाद रामू अब अपनी माँ के पास गया और उनके पैर दबाते हुए उनसे बोला, माँ, कभी कभी तो मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो जाता हूँ। भगवान जाने मेरी गरीबी कब दूर होगी। तू चिंता मत कर बेटा, तेरे पिताजी का और मेरा दोनों का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। आज नहीं तो कल सब अच्छा ही होगा, बस तू निराशा को अपने गले से मत लगने दे। हाँ माँ, बस तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे हौसला देती हैं कि आज नहीं तो कल सब अच्छा हो जाएगा। रामू अपनी माँ की गोद में सर रखकर आराम करने लगा। बूढ़ी माँ भी रामू के सर पर हाथ फेरने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, रामू जब घर आया तो उसकी पत्नी सरिता ने उसे बताया, आज ही सुनते हैं माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, हमें उन्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। ये सुनकर रामू बहुत परेशान हो गया और बोला, सरिता, तुम तो जानती हो कि मैं 2 वक्त का खाना भी बड़ी ही मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ, अब माँ का इलाज कैसे कराऊंगा? अजी, आप इतनी चिंता मत करो, मैं पड़ोस वाली मीना दीदी से 500 रुपए मांग कर लाई हूँ। ये रहे 500 रुपए, आप जाओ और माँ जी का इलाज करवाओ। बड़े बूढ़ों का सर पर साया होना बहुत जरूरी होता है और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी हो। रामू वो पैसे ले लेता है और अपनी माँ का इलाज करवाता है। इसके बाद दवाई लेकर रामू घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये लो दवाइयाँ और समय पर खाना।
मेरा जीवन तो लगभग पूरा हो चुका है। मैंने सुना है कि सरिता पड़ोस से उधार मांग कर यह पैसे लाई है। मेरे इलाज के लिए तुम लोग मेरे लिए इतना परेशान मत हो बेटा। परेशानी की क्या बात है माँ, तुम हमारे लिए बहुत महत्व रखती हो। तुम्हारे जीवन से बड़ा हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। अब चलो, ज्यादा समझदारी मत दिखाओ, बल्कि ये दवाइयाँ खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। रामू की माँ रामू के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है और दवाई खा लेती है। फिर रामू की माँ सो जाती है। सुबह के लगभग 11 बजे बज चुके थे। सरिता चिंकी से बोलती है, चिंकी बेटा, दादी अब तक उठकर कमरे से बाहर नहीं आई है। जरा तू जाकर देख तो कि दादी अभी तक क्यों नहीं उठी है। उन्हें जगाकर बाहर ले आ और बेटा, तब तक मैं सब लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर दादी को लेकर आती हूँ। चिंकी दादी के कमरे में जाती है तो देखती है कि दादी आंखें बंद करके सो रही है। चिंकी उन्हें बहुत जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दादी नहीं जागती। उठो दादी माँ, बहुत देर हो गई है। माँ तुम्हें बुला रही है। आप ही तो बोलते हो कि अच्छे लोग ज्यादा देर तक नहीं सोते। सुबह उठना अच्छा होता है। दादी माँ उठो ना, दादी माँ। जब चिंकी के बहुत उठाने पर भी उसकी दादी माँ नहीं उठती, तब वो अपनी माँ से आकर कहती है, माँ दादी, माँ तो उठ ही नहीं रही। मैंने उन्हें बहुत जगाया। सरिता ने माँ जी के कमरे में जाकर देखा तो उनका देहांत हो चुका था। माँ जी, माँ जी। रामू ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। अब रामू जब भी अपने घर में बैठा होता तो अपनी माँ के कमरे को देखकर बहुत दुखी होता। एक दिन रामू सरिता से बोला, सरिता, मुझे इस कमरे को देखकर माँ की बहुत याद आती है। ऐसा करो कि इस कमरे को बंद कर दो। हाँ जी, आप सही कहते हैं। मैं भी इस कमरे को बंद कर देती हूँ। इस कमरे को देखती हूँ तो माँ जी की बहुत याद सताती है। फिर सरिता उस कोठरी को बंद कर देती है। रामू की माँ के देहांत को अब लगभग 1 महीने का समय बीत चुका था। रामू के हालात अब भी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो परिस्थितियों से जूझ रहा था। एक दिन रामू सरिता से बोला, सरिता, मुझे लगता है कि मुझे अब मछली बेचने का काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे तो अपना घर भी नहीं चल पा रहा है। मुझे कुछ और काम करना चाहिए। हाँ जी, मैं भी आपको यही कहना चाहती थी। अगले दिन रामू अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकलता है। वो कई जगह काम तलाशता है, लेकिन उसे कोई काम कहीं नहीं मिलता। वो अपने घर की तरफ निराश होकर लौट रहा था। तभी उसे मंगल दिखाई देता है, जो एक किराने की दुकान पर बैठा हुआ था। मंगल ने जैसे ही रामू को देखा तो उसे आवाज लगाई, रामू भाई, अरे ओ रामू भाई, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या बताऊं मंगल भाई, मैं अपने लिए काम ढूंढने गया था, लेकिन मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। हाँ रामू भाई, मछलियों में तो अब कोई फायदा नहीं रहा। इसीलिए मैंने भी मछलियों का काम छोड़कर सेठ जी की दुकान पर काम कर लिया है। अब मैं यही काम करता हूँ, ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है मंगल भाई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद रामू घर आ गया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और बोला, सरिता, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं अब क्या करूं। हाँ जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, परंतु इतना मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है। अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं। हाँ, सरिता बताओ। अजी, जब मैं अपने मायके में थी तो बहुत अच्छे समोसे बनाया करती थी। सारे मोहल्ले वालों को मेरे हाथ के समोसे बहुत पसंद थे। अगर आप कहें तो मैं घर से समोसे बनाकर दे दिया करूंगी और आप उन्हें तलकर बेच दिया करना। वैसे भी हमारे पूरे गांव के अंदर कोई समोसे की दुकान नहीं है। आपके समोसे बहुत बिकेंगे। बस हमें एक कोशिश करने की देर है। अगर आप कहें तो हम ये कोशिश कर सकते हैं। बिकेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता सरिता, लेकिन ठीक है, तुम मुझे समोसे बनाकर दो और मैं उसे बेच कर देखता हूँ। लेकिन सरिता, उसमें भी एक सवाल है। हमारे पास समोसे की दुकान खोलने के लिए तो पैसे ही नहीं है। हम समोसे की दुकान कैसे खोलेंगे? और तुम तो जानती हो, गांव में कोई उधारी भी नहीं देता। हाँ जी, ये आपने बिल्कुल पते की बात कही। फिर सरिता थोड़ी देर सोचती है और चहकते हुए बोलती है, अजी, आपको याद है जब मैं दुल्हन बनकर नई नई घर में आई थी तो माँ जी ने मुझे अपना मंगलसूत्र उतार कर दिया था। वो मंगलसूत्र अभी भी मेरे पास जैसा का तैसा रखा है। ऐसा करते हैं, हम उसे बेच देते हैं और उसी से समोसे की दुकान शुरू कर देते हैं। नहीं सरिता, वो माँ जी की आखिरी निशानी है। हम उसे नहीं बेच सकते। उस मंगलसूत्र में माँ का आशीर्वाद भी तो है। वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए एक दुकान खुलवाई जाए।
आखिर हमारे बेटे और बेटी के बारे में भी तो सोचना है और हो सकता है माँ का आशीर्वाद इसीलिए अभी तक मेरे पास रखा हो कि वो आपके काम आ जाए। और इस तरह सरिता जिद करके अपना मंगलसूत्र बेचने के लिए दे देती है। रामू मंगलसूत्र बेचकर समोसे के लिए आलू की बोरी, तेल, मसाले, कढ़ाई सारी चीजें खरीद कर ले आता है और सरिता से कहता है, देखो सरिता, मैं सारा सामान ले आया हूँ, बस तुम मुझे समोसे बनाकर दे दो और मैं तलकर बेचता हूँ। तब तक मैं किराए का ठेला लेकर आता हूँ। रामू ठेला लेने के लिए चला जाता है। इधर सरिता ने सारी चीजें किचन में जमाई और समोसे बनाने शुरू कर दिए। रामू ने समोसे की दुकान लगाई और आवाज लगाने लगा, समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे, एक बार खाकर देखो मेरे गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे। बड़ी मुश्किलों के बाद इक्का दुक्का ग्राहक ही रामू के समोसे खाने आ रहे थे। रामू को ये देखकर बहुत चिंता हो रही थी। रामू जब शाम को घर पहुंचा तो सरिता से बोला, सरिता, जिस तरह से मेरे समोसे की दुकान चल रही है वैसे तो लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। मेरे समोसे कोई खा ही नहीं रहा, बस इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं। इस तरह घर का खर्चा कैसे चलेगा? कोई बात नहीं जी, हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लगभग एक हफ्ता बीत चुका था और अभी भी रामू की दुकान का वही हाल था कि इक्का दुक्का ग्राहक ही आया करते थे। एक दिन रामू शाम को घर आया और बोला, सरिता, आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मैं माँ की कोठरी में बैठता हूँ। रामू ने कोठरी खोली और माँ के पलंग पर जाकर बैठ गया। उसके बाद रामू को नींद आ गई। सपने में उसे अपनी माँ नजर आई, जिसकी गोद में वो सोया हुआ था और रामू की माँ उससे कह रही थी, रामू बेटा, मायूस मत हो, मेरी आत्मा इसी कोठरी में रहती है। तुम्हारे पिताजी के आशीर्वाद से मेरी आत्मा को बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त है। तुम ऐसा करो कि समोसे की बोरियां यहाँ लाकर रखो और बाकी का सामान भी। तुम देखना, तुम्हारी दुकान बहुत चलेगी और तुम्हारे समोसे की बोरियों से आलू कभी खत्म नहीं होने देगी तुम्हारी ये माँ। रामू जैसे ही जागा उसने सरिता को सारी बातें बताईं और सरिता ने आलू की बोरी, बचा हुआ सामान और पैसे सब कुछ ले जाकर कोठरी में रख दिया। अगले दिन रामू ने जब समोसे की दुकान लगाई तो एकदम से उसकी समोसे की दुकान पर समोसे खाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। शाम तक रामू के सारे समोसे खत्म हो गए। रामू बहुत खुशी से घर आया और सरिता से बोला, तुम्हें पता है सरिता, आज मेरे सारे समोसे बिक गए, बल्कि समोसे कम पड़ गए थे। सरिता भी ये सुनकर बहुत खुश हो गई। फिर वो लोग कोठरी में गए तो देखा कि कोठरी में आलू की बोरियां भरी की भरी पड़ी थीं और समोसे तले का तेल भी बिल्कुल उतना ही था जितना पहले था। वो समझ गए कि इसके पीछे उनकी माँ का आशीर्वाद है। लगभग 1 महीना बीत चुका था। रामू की दुकान दिन पर दिन बहुत अच्छी चलती जा रही थी और अब रामू ने अपने ठेले की जगह एक रेस्टोरेंट बना लिया था, जहाँ पर समोसे के साथ साथ जलेबी, मीठी दही और बहुत सारी चीजें मिलती थी। रामू के समोसे की दुकान दिन पर दिन मशहूर होती जा रही थी। रामू को पता नहीं था, लेकिन आते जाते मंगल रामू की चलती हुई दुकान को देखकर बहुत जल भुन रहा था। एक दिन मंगल अपने मन में बोला, बताओ भला, कल तक इस रामू के पास काम नहीं था और इसके घर पर खाने के भी लाले थे। इसने समोसे की दुकान क्या खोली? ये तो पैसे छाप रहा है। इसकी समोसे की दुकान पर रोज इतनी भीड़ रहती है, समझ नहीं आता लोगों को इसके समोसे इतने क्यों पसंद आ रहे हैं। चलो आज मैं भी एक खाकर देखता हूँ। मंगल रामू की दुकान पर जाता है और रामू से कहता है, अरे रामू भाई, मेरे लिए भी 2 समोसे लगा देना। हाँ हाँ मंगल भाई, क्यों नहीं। मंगल ने रामू के समोसे खाए और मन ही मन बोला, ऐसा भी कुछ खास नहीं है इन समोसों में। जरूर ही कोई जादू टोना कर रहा है जिसकी वजह से इसके समोसे इतने बिक रहे हैं। और ऐसा सोचकर मंगल वहां से चला गया। अब मंगल रोज रामू के समोसों को बिकते हुए देखकर मन ही मन कुढ़ता रहता। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रामू के समोसे खूब बिकते रहे। लगभग 6 महीने का समय बीत चुका था। आसपास के गांव के लोग भी उसके यहाँ समोसे और जलेबी और दूसरी तरह के पकवान खाने आया करते, लेकिन ये बात मंगल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन मंगल रामू के घर के सामने से जा रहा था, तभी उसने रामू को अपनी पत्नी से बात करते सुना, तो वो खिड़की में छुपकर सुनने लगा। सरिता, अगर इस कोठी में माँ का आशीर्वाद नहीं होता
और इस कोठरी में हमारी सारी चीजें रखने से वो खत्म नहीं होती, तो शायद आज इतना बड़ा बिजनेस हम खड़ा नहीं कर पाते। हाँ जी, सब माँ का आशीर्वाद और आपके पुण्य कर्मों का प्रताप है। ये सब सुनकर मंगल सारी बात समझ गया और अपने मन ही मन बोला, अच्छा, तो रामू की कामयाबी का ये राज है। रामू अपनी माँ की कोठरी के कारण कामयाब हो रहा है। तो ठीक है, मैं इस कोठरी में ही आग लगा देता हूं। ना कोठरी रहेगी और ना ही रामू कामयाब होगा। अगले दिन मंगल ने रात को चोरी से रामू की कोठरी में आग लगा दी और चुपचाप वहां से भाग गया। रामू की कोठरी धू धू करके जलने लगी। रामू अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ बाहर आ गया। तब तक सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। मुखिया जी रामू के पास आए और बोले, अरे भाई रामू, तुम्हारा सारा घर तो जल गया। ऐसा करो, अभी तुम मेरे घर चलो और फिर सुबह सोचना कि क्या करना है। मुखिया जी रामू को लेकर अपने साथ घर चला गया। दूसरे दिन मुखिया कहीं घूमने गया था। जब वो वापस आया तो वो रामू से बोला, अरे भाई रामू, ये पता चल गया है कि तुम्हारे घर में आग किसने लगाई है। आज शाम को पंचायत है, तुम उस पंचायत में आओ। मैं वहीं बताऊंगा कि आग किसने लगाई है। शाम को पंचायत बिठाई गई। मुखिया ने पंचायत में शांता मौसी को बुलाया और बोला, हाँ शांता मौसी, जरा आप बताओ तो कि आपने क्या देखा था। किसने रामू के घर में आग लगाई थी। मुखिया जी, अक्सर मेरे घर अगर कोई चीज खत्म हो जाती है तो मैं सरिता के घर से ले आती हूँ। कल रात भी मेरे घर पर आटा खत्म हो गया था। मैं आटा लेने के लिए रात को रामू के घर जा रही थी। तभी मैंने देखा कि एक आदमी अपने हाथों में पेट्रोल और मिट्टी का तेल लेकर उधर जा रहा था। इससे पहले कि मैं उसे कुछ बोल पाती, उसने मिट्टी का तेल रामू के घर पर छिड़क दिया और आग लगाकर भागने लगा। मैं जोर से चिल्लाई, कौन है? अरे कौन है? मेरी आवाज सुनकर उस आदमी ने पलटकर देखा और मैंने उसका चेहरा देख लिया। मुखिया जी, वो मंगल ही था। क्यों भाई मंगल, तुम्हें कुछ कहना हो तो बताओ। मंगल के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो शर्मिंदा था क्योंकि उसका भेद सबके सामने खुल चुका था। तब मुखिया बोला, तो ठीक है, मंगल को इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं नहीं मुखिया जी, मुझसे गलती हुई है। मुझ पर दया कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। रामू, मुझे माफ कर दो। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। अगर मैं जेल चला गया तो उनका खर्च कौन उठाएगा। तुम माफी के लायक नहीं हो मंगल, तुम्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा। तभी रामू बोला, नहीं मुखिया जी, इसे पुलिस के हवाले मत कीजिए। ये मेरा दोस्त है। मैं मानता हूं कि इसने गलती की है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे माफ करता हूं। और रही बात मेरे घर को जलाने की, तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही वहां पर फिर से एक नया घर बना लूंगा और अपनी मां की कोठरी को वापस बना लूंगा। और इस तरह रामू ने मंगल को माफ कर दिया। रामू ने अपने लिए पहले से भी ज्यादा बड़ा घर बना लिया और जहां पर उसकी मां की कोठरी थी वहां पर फिर से कोठरी बना दी और फिर बाद में मंगल को अपने यहाँ काम पर रख लिया। इस तरह गरीब समोसे वाले ने अपने दोस्त को माफ किया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारी।